दोस्तों, ज्ञानशाला एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कंपनी के शासन के अधीन हुए संवैधानिक विकास पर चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम ब्रिटिश ताज के शासन के दौरान हुए संवैधानिक प्रगति को पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858। आप सबको 1857 की क्रांति तो याद ही होगी। 1857 की क्रांति के बाद ही इस अधिनियम को लाया गया। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति का दमन अंग्रेजी सेना ने तो कर दिया था, किंतु इस क्रांति ने कंपनी की जटिल परिस्थितियों में प्रशासन की सीमाओं को स्पष्ट कर दिया था। उस समय के इंग्लैंड के लगभग सभी राजनीतिक विचारों वाले गुटों का मानना था कि कंपनी की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियां ही भारतीय समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में असंतोष फैलाने के लिए जिम्मेदार थी। इस कारण भारत के शासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन करने की मांग होने लगी। इन दशाओं में ब्रिटेन की संसद ने भारतीय शासन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर क्राउन के अधीन कर दिया गया, यानी कंपनी से शासन छीन लिया गया और ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। जब ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं रह गई, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा ही कंपनी का शासन किया जाता था। तो जब कंपनी का शासन नहीं रहा तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी आवश्यकता नहीं रह गई, इसलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह एक नए पद का सृजन किया गया, भारत के राज्य सचिव का। और भारत के राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होते थे और इनकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। इस परिषद की जो प्रकृति थी वह सलाहकारी थी। ये सिर्फ भारत के राज्य सचिव को सलाह देती थी और इस परिषद के जो सदस्य थे उनकी नियुक्ति ब्रिटिश ताज और डायरेक्टर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। कुछ सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश ताज करती थी तो कुछ सदस्यों का चयन डायरेक्टर्स करते थे। 15 सदस्यीय परिषद एक निगमित निकाय था, जिसका मतलब था कि इस पर अन्य निगम की तरह मुकदमा दायर किया जा सकता है और या भी किसी पर मुकदमा दायर कर सकता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रावधान थे। पहला, इसके द्वारा भारत के शासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन किया गया। दूसरा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया और इसकी जगह भारत का राज्य सचिव नाम का पद सृजित किया गया। और तीसरा महत्वपूर्ण था, इसकी सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिस परिषद में 15 सदस्य होते थे और यह एक निगमित निकाय थी। ठीक, इसके अलावा 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। हालांकि इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि उसे वायसराय कहा जाए। तो भारत का प्रथम वायसराय हुए लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 को पारित किया गया। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण शासितों और शासकों के बीच संपर्क का न होना माना गया। इसी कारण 1861 के भारत परिषद अधिनियम में भारतीयों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया। यानी पहला जो प्रावधान किया गया कि इसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए और 1862 में वायसराय ने 3 भारतीयों को इसमें शामिल किया। पहले का नाम था राजा सरदेव नारायण सिंह, ये बनारस के राजा थे। दूसरा, नरेंद्र सिंह, ये पटियाला के महाराजा थे। और तीसरे थे सर दिनकर राव। 3 लोगों की नियुक्ति होती है 1862 में। इस अधिनियम द्वारा मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां प्रदान की गई, साथ ही अन्य प्रांतों को भी विधायी शक्तियां प्रदान की गई। यानी यहां से देखा जाए, जो 1773 में केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी और 1833 में अपने चरम सीमा पे पहुंच गई थी, उस स्थिति को उलट दिया गया। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्ति का हस्तांतरण। 1833 में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी से विधायी शक्ति का अधिकार छीन लिया गया था, अब उन्हें वापस दे दिया गया, साथ ही अन्य प्रांतों को भी विधायी अधिकार दिया गया। इसके अलावा इसके तहत लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो व्यवस्था को मान्यता दी गई। पोर्टफोलियो व्यवस्था का मतलब होता है कि शासन को कई विभागों में बांट दिया जाएगा और प्रत्येक विभाग के लिए कोई एक विशिष्ट अधिकारी उत्तरदायी होगा। इसको अब केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के द्वारा समझ सकते हैं। केंद्रीय सरकार में या राज्य सरकार में कई मंत्रालय होते हैं
और हर मंत्रालय के लिए एक मंत्री उत्तरदायी होता है। इसके अलावा जो अगला महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया वह था कि इसके तहत आपातकाल में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ये अध्यादेश 6 महीने तक जारी रह सकता था। आज भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। अगला जो महत्वपूर्ण अधिनियम है वह है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसके पहले कांग्रेस का गठन हो चुका था 1885 में और कांग्रेस संवैधानिक सुधारों की मांग करने लगी थी और शुरुआती समय में राष्ट्रवादियों ने जिन संवैधानिक सुधारों की मांग की थी उसमें से प्रमुख मांग निम्न थी। पहला, परिषदों का विस्तार किया जाए, केंद्रीय परिषद और प्रांतीय परिषदों का विस्तार किया जाए। दूसरा, परिषदों में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। तीसरा, परिषद के अधिकारों में वृद्धि किया जाए, विशेष रूप से बजट पे चर्चा करने की अनुमति दी जाए, बजट पे प्रस्ताव लाने की अनुमति दी जाए। तो ये सब कांग्रेस की मांग थी। अब कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और इसी दबाव में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लाया गया। इसके तहत 2 सुधार किए गए। इसके द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, किंतु सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा। साथ ही गैर सरकारी सदस्य बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधान परिषद द्वारा नाम निर्देशित होने लगे। यानी केंद्रीय विधानसभा में जो गैर सरकारी सदस्य थे वो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा नाम निर्देशित होने लगे तथा प्रांतीय विधानसभाओं में गैर सरकारी सदस्य स्थानीय निकायों जैसे विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड, नगर पालिका आदि से नाम निर्देशित होने लगे। तो पहला सुधार ये किया गया। दूसरा, परिषदों को बजट पर विचार विमर्श करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की इजाजत दी गई। यानी अब परिषद बजट पर विचार विमर्श कर सकती थी तथा कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकती थी, किंतु यहाँ पे सिर्फ विचार विमर्श कर सकती थी, बाद में कोई प्रस्ताव नहीं ला सकती थी और कार्यपालिका से केवल प्रश्न पूछ सकती थी, कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकती थी जैसे आजकल पूछती है। तो कांग्रेस इससे असंतुष्ट रही और कांग्रेस ने इसका विरोध किया। विरोध करने का कारण यह था कि इसमें जो गैर सरकारी सदस्य बढ़ाए गए वो केवल 4 बढ़ाए गए और इतनी बड़ी जनसंख्या में 4 सदस्यों को बढ़ाया जाना बहुत ही मामूली था। दूसरा, बजट पे केवल विचार विमर्श की शक्ति दी गई। इससे भी कांग्रेस असंतुष्ट रही और अनुपूरक प्रश्न पूछने की भी अनुमति नहीं दी गई थी। इन सब कारणों से कांग्रेस इससे असंतुष्ट रही। साथ ही परिषद की जो बैठक थी वो भी बहुत कम दिन के लिए होती थी। 1909 तक का प्रतिवर्ष का जो औसत था वह 13 दिन था। यानी परिषद का जो बैठक होती थी वो केवल 13 दिन प्रतिवर्ष होती थी। अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले उस समय भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से बढ़कर 60 हो गई। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत बनाए रखा गया, किंतु प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। यानी 3 बात यहां से निकल के सामने आती है। पहली कि सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई विधान परिषदों में, केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। दूसरा, केंद्र में शासकीय बहुमत रखा गया। तीसरा, किंतु प्रांतों को अनुमति थी कि वो अशासकीय बहुमत रखें, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं था, लेकिन उनको अनुमति थी। दूसरा प्रावधान है, इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई। इस अधिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान यही था। यहीं से पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होती है। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या हुआ कि एक विशेष संप्रदाय का अपना अलग निर्वाचन पद्धति होगी, उसमें वही समुदाय के लोग खड़े होंगे और उसी समुदाय के लोग वोट भी देंगे।
अगला, वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। याद कीजिए, अभी तक सिर्फ परिषद में गैर सरकारी सदस्य ही भारतीय हो सकते थे, लेकिन 1909 के द्वारा पहली बार यह प्रावधान किया गया कि अब कार्यकारी परिषद में भी कोई भारतीय हो सकता है, यानी सरकार का कोई हिस्सा बन सकता है भारतीय। और वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने। इस नाम को याद करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय कौन थे, तो हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य थे। विधि सदस्य यानी इसे अब आज के संदर्भ में विधि मंत्री मान सकते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। इसके द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सूची की पहचान की गई और प्रांतों को प्रांतीय सूची पर विधान बनाने की शक्ति प्रदान की गई। हालांकि सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र के लिए एक सूची बनाई गई कि केंद्र इस पर विधान बना सकता है। दूसरी ओर प्रांतों के लिए एक सूची बनाई गई और प्रांतों को उस पर कानून बनाने तथा शासन करने की शक्ति दी गई। किंतु ये आज से अलग थी। आज क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा है, किंतु यह शक्ति का जो बंटवारा है संविधान ने किया है और केंद्र राज्य से शक्ति को छीन नहीं सकता। इसलिए आज की व्यवस्था को संघीय व्यवस्था कहते हैं। किंतु उस समय ऐसा नहीं था। जो राज्यों को शक्तियां मिली हुई थी वो केंद्र से मिली हुई थी और केंद्र जब चाहता वो शक्तियां ले सकता था। अगला, प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया। हस्तांतरित विषयों पर वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थी। वहीं आरक्षित विषयों पर कार्यकारी परिषद की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। इस तरह प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत हुई। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो उस समय क्या था, एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। मंत्री परिषद जो है विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी है जिस तरह आज होती है, और एक कार्यकारी परिषद थी जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। तो प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। एक भाग के लिए गवर्नर कार्यकारी परिषद की सहायता लेता था और एक भाग के काम के लिए मंत्री परिषद की सहायता लेता था। जिसमें मंत्री परिषद की सहायता लेता था जिस कार्य के लिए, उसे बोलते थे हस्तांतरित विषय, यानी हस्तांतरण हो गया था इसका। दूसरा, जिस विषय पे कार्यकारी परिषद की सहायता लेता था उसे बोलते थे आरक्षित विषय, यानी रिजर्व रखा गया है इन सूचियों। अगला है, इसी अधिनियम द्वारा देश में द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ हुआ, यानी यहीं से केंद्र में दो सदन हुए जिसे आज लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन। अधिकांश सदस्यों को अब प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से चुना जाता है, जैसे आजकल एमपी और एमएलए को चुना जाता है, यानी जनता अब इन्हें चुनने लगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सभी सदस्यों को नहीं, केवल बहुसंख्यक मतलब ज्यादातर सदस्यों को तो प्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, लेकिन अभी सभी सदस्यों को प्रत्यक्ष तरीके से नहीं चुना जाता है। अगला प्रावधान है, इसके द्वारा 1909 में शुरू किए गए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार किया गया। 1909 में केवल मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति अपनाई गई थी, लेकिन अब इसे विस्तार कर दिया गया। अब इसे सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए और यूरोपियों के लिए लागू कर दिया गया। यानी पहले मुस्लिमों के लिए तो था ही, अब सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, यूरोपियों के लिए और आंग्ल भारतीयों के लिए इस निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर दिया गया। अगला, वायसराय की 6 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य हो गया। 1909 में
कार्यकारी परिषद में एक भारतीय को शामिल किया जाता है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब 3 भारतीयों का होना अनिवार्य हो गया, किंतु कमांडर इन चीफ भारतीय नहीं हो सकता था। इसका मतलब हुआ कमांडर इन चीफ को छोड़ के कोई भी 3 सदस्य भारतीय होगा। अगला, सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया गया। अब यह ध्यान दीजिए, यहां प्रत्यक्ष पद्धति से चुनाव हो रहा था कि मताधिकार का अधिकार दिया जाएगा लोगों को, किंतु ये जो मताधिकार दिया गया ये बहुत सीमित मात्रा में दिया गया। ये उनके संपत्ति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और कर के आधार पे कुछ लोगों को मताधिकार दिया गया, जिनका अनुपात जनसंख्या में बहुत कम था। अगला, इसी अधिनियम द्वारा केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होता है 1926 में। यही 1935 के अधिनियम द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग बन जाता है और आजादी के बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बन जाता है और ये सिविल सेवाओं की सिविल सर्विस हेतु अभ्यर्थियों का चयन करती है। अगला है साइमन कमीशन। ब्रिटिश सरकार ने 1919 के एक्ट को पारित करते समय यह घोषणा की थी कि 10 वर्ष पश्चात इन सुधारों की समीक्षा की जाएगी, किंतु 1927 में ही अर्थात निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही सर साइमन की अध्यक्षता में इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन कर दिया गया। भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध तीव्र और त्वरित विरोध होना शुरू हुआ। इस विरोध का कारण था कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, किंतु एक भी भारतीय नहीं थे। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में केंद्रीय विधानमंडल के पुनर्गठन करने, प्रांतों में पूर्व उत्तरदायी सरकार के गठन और केंद्र में उत्तरदायी सरकार के गठन न करने पर जोर दिया गया। साइमन कमीशन के विरोध को देखते हुए बिरकनहेड ने ऐसे संविधान के निर्माण को चुनौती दी जो सभी दलों को मान्य हो। बिरकनहेड उस समय भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे। भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इस हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट को हम किसी और वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। अधिनियम ने केंद्र और राज्यों के बीच 3 सूचियों अर्थात संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया, बिल्कुल आज की तरह। उस समय संघीय सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय में निहित की गई। अवशिष्ट शक्तियां वे विषय होते हैं जो उस समय तो उपस्थित नहीं होते हैं लेकिन भविष्य में उपस्थित होते हैं। जैसे 1935 में इंटरनेट से संबंधित कोई कानून नहीं बन सकता था क्योंकि उस समय इंटरनेट उपलब्ध था ही नहीं। इंटरनेट बाद में आता है। इंटरनेट से संबंधित कानून बनाने की शक्ति होगी, वो अवशिष्ट शक्ति मान ली जाएगी। दूसरा प्रावधान, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। याद कीजिए, प्रांतों में 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा गया था, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। हस्तांतरित विषय पे गवर्नर मंत्रिपरिषद की सहायता से जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता था, शासन चलाता था। वहीं आरक्षित विषयों से संबंधित प्रशासन गवर्नर कार्यकारी परिषद की सहायता से चलाता था, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। इसे ही द्वैध शासन कहा जाता है। प्रांतों में यह द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाता है 1935 के अधिनियम द्वारा। किंतु केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी जाती है, यानी विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित में बांट दिया जाता है। आरक्षित विषयों के अंतर्गत रक्षा, विदेश, चर्च संबंधी मामले और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन शामिल होता है। अगला, इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का और विस्तार किया। अब दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार कर दिया गया। साथ ही मताधिकार का भी विस्तार किया गया। अब मताधिकार लगभग 10% लोगों को दे दिया गया। अभी मताधिकार के कुछ शर्तें होती थी, न्यूनतम शिक्षा, कर या संपत्ति रखने की शर्त। इसी अधिनियम द्वारा वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। किंतु ध्यान रहे
इस अधिनियम में जिस अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था वह कभी बना ही नहीं, क्योंकि अखिल भारतीय संघ बनाने के लिए जरूरी था कि सभी ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत सहमत हों, किंतु देशी रियासत इसके लिए सहमत नहीं हुए। इसके बाद 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जाता है। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की आजादी थी। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। गवर्नर जनरल पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता था। इस कानून द्वारा भारत के सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय